रात के करीब 3 बजे इंदौर पटना एक्सप्रेस अंधेरे को चीरती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में 14 डिब्बे पटरी से उतरने वाले हैं। कुछ डिब्बे एक दूसरे पर जा चढ़ेंगे और करीब 150 लोगों का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कुछ ही पलों में नींद से भरे ये डिब्बे चीख पुकार और लोहे के मलबे में बदलने वाले थे। मगर इस तबाही से पहले ट्रेन ने जैसे खतरे की एक दस्तक दी थी। S1 कोच के पास से एक भारी और अजीब आवाज सुनाई दी। फिर लोको पायलट को ऊपर की बिजली वाली तारों का ढांचा हिलता दिखाई दिया और ब्रेक का दबाव गिरने लगा। उसने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए, मगर तब तक शायद अनहोनी अपना रास्ता बना चुकी थी। आखिर उस रात ट्रेन के साथ हुआ क्या था? 14 डिब्बों को पटरी से उतार देने वाली असली वजह क्या थी? S1 से आने वाली वो रहस्यमयी आवाज किस आने वाले कहर की पहली निशानी थी? हादसे के बाद पहला शक टूटी हुई पटरी पर गया। बात सीधी लग रही थी। पटरी टूटी, ट्रेन उतरी और सैकड़ों जिंदगियां उजड़ गईं। मगर जब जांच ने मलबे, पटरी और डिब्बों से सबूत जुटाने शुरू किए तो ये आसान जवाब खुद सवालों के घेरे में आ गया। अगर पटरी ही वजह थी तो जांच ने बाद में उसे क्यों नकार दिया? और क्यों इस हादसे की हकीकत तलाशते तलाशते जांच S1 कोच के नीचे छिपी एक पुरानी खराबी तक जा पहुंची? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें उस रात के 3 बजे से कुछ घंटे पीछे लौटना होगा। कुछ घंटे पहले सब कुछ बिल्कुल मामूली था। इंदौर रेलवे स्टेशन पर 19,321 इंदौर पटना एक्सप्रेस अपने तय सफर के लिए तैयार खड़ी थी। लोग अपने बैग, बच्चों और उम्मीदों के साथ डिब्बों में चढ़ रहे थे। किसी को क्या मालूम था कि जिस ट्रेन में वे बैठ रहे हैं वही ट्रेन कुछ घंटों बाद देश के सबसे दर्दनाक रेल हादसों में से एक का नाम बन जाएगी। ट्रेन इंदौर से निकली और रात गहराती चली गई। रास्ते में स्टेशन आते रहे, लोग चढ़ते उतरते रहे। चाय वालों की आवाजें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। अब ज्यादातर मुसाफिर अपनी सीटों पर सो चुके थे। बाहर अंधेरा था, अंदर नींद थी और ट्रेन अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य था, मगर नीचे कहीं कुछ ऐसा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। रात बीतते बीतते ट्रेन झांसी पार कर चुकी थी। यहीं के बाद S1 कोच में सफर कर रहे एक मुसाफिर ने S1 कोच की तरफ से आती एक भारी अनजानी सी आवाज सुनी। चलती ट्रेन में आवाजें कोई नई बात नहीं होती, इसलिए उस वक्त शायद किसी ने इसे बड़ी बात नहीं समझा। मगर बाद में यही छोटी सी बात जांच के सामने फिर लौटकर आने वाली थी। सोचिए, एक तरफ पूरा डिब्बा नींद में डूबा हुआ था, दूसरी तरफ ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। S1 से आने वाली वो आवाज अब पीछे छूट चुकी थी। कम से कम मुसाफिरों को तो यही लगा होगा, लेकिन असल में खतरा पीछे नहीं छूटा था, वह उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस पुखराया के पास पहुंच चुकी थी। ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे। किसी को खबर नहीं थी कि जिस सफर को अगले दिन पटना पहुंचकर खत्म होना था, उसका सबसे खौफनाक हिस्सा बस कुछ ही मिनट दूर था। लोको पायलट को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऊपर बिजली की तारों वाला ढांचा हिलता दिखाई दिया और ट्रेन के ब्रेक का दबाव अचानक गिरने लगा। हालत समझने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। लेकिन उस वक्त ट्रेन करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इमरजेंसी ब्रेक लग चुके थे, मगर इससे पहले कि ट्रेन काबू में आती, पीछे के डिब्बों में तबाही शुरू हो गई। रात के उस सन्नाटे को अचानक लोहे के टूटने और पहियों के पटरी छोड़ने की भयानक आवाज ने चीर दिया। सबसे पहले हालात S1 कोच के आसपास बिगड़े। एक जोरदार झटका लगा और पलक झपकते ही डिब्बे पटरी से उतरने लगे। सोते हुए मुसाफिर सीटों और बर्थों से उछल पड़े। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हुआ क्या है। इसके बाद एक डिब्बा नहीं, कुल 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि S1 और S2 डिब्बे सिर्फ पटरी से उतरे नहीं, वे उछल गए। कुछ डिब्बे पलटे, कुछ एक दूसरे से टकराए और कुछ इस तरह एक दूसरे पर चढ़ गए कि उनका लोहा तक मुड़ गया। जांच में बाद में सामने आया कि S1 और S2 उछलकर B3 कोच पर जा गिरे थे। अंदर बैठे मुसाफिरों के लिए बचने की गुंजाइश बेहद कम हो गई। CRS की जांच के मुताबिक इस तबाही का सबसे भयानक हिस्सा करीब 3 सेकंड में घट चुका था। इतने कम वक्त में किसी को भागना तो दूर, ठीक से जागने तक का मौका नहीं मिला। जब आखिरकार सब कुछ थमा
तो अंधेरे में रेल की पटरियों के आसपास डिब्बे बिखरे पड़े थे। कहीं डिब्बे पलटे हुए थे, कहीं एक दूसरे पर चढ़े थे और अंदर से मदद के लिए चीखें सुनाई दे रही थीं। इस हादसे में करीब 150 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर इंदौर पटना एक्सप्रेस के साथ ऐसा हुआ क्यों? हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। इसके बाद रेलवे, पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचने लगीं। सबसे बड़ी मुश्किल थी उन डिब्बों तक पहुंचना जो टक्कर के बाद बुरी तरह दब और मुड़ चुके थे। लोहे को काटकर अंदर रास्ता बनाया गया ताकि मलबे में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ की 5 टीमों में करीब 200 जवान इस बचाव अभियान में लगाए गए। अगले कई घंटों तक एक एक डिब्बे की तलाशी चलती रही। एनडीआरएफ के आखिरी आंकड़ों के मुताबिक उसकी टीमों ने 55 लोगों को जिंदा बाहर निकाला और मलबे के बीच से 74 लोगों की लाशें निकाली। कई घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया, जबकि रेलवे ने फंसे मुसाफिरों को आगे भेजने के इंतजाम किए। जैसे जैसे हादसे की तबाही सामने आई, सरकारों ने मुआवजे का ऐलान करना शुरू कर दिया। रेलवे ने मरने वालों के परिवारों के लिए 3.5 लाख रुपए, गंभीर घायलों के लिए 50,000 और मामूली चोट वालों के लिए 25,000 रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री राहत कोष और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार सरकारों की तरफ से भी अलग मदद का ऐलान हुआ। लेकिन पैसा किसी घर का वो इंसान वापस नहीं ला सकता था जो उस रात सफर पर निकला और फिर कभी घर नहीं पहुंचा। अब बारी थी उस सवाल की जिसे हमने शुरुआत में छोड़ा था, आखिर ये हुआ क्यों? हादसे के तुरंत बाद शक टूटी हुई पटरी पर गया। रेलवे अधिकारियों ने भी शुरुआती तौर पर रेल फ्रैक्चर की आशंका जताई। ऊपर से तस्वीर भी इस कहानी में फिट होती थी। पटरी टूटी, पहिए उतरे और ट्रेन बिखर गई। मगर जांच का काम शक को सच मान लेना नहीं बल्कि सबूतों से उसकी परीक्षा करना था। और तभी कहानी ने एक और सनसनीखेज मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद शक जताया गया कि कहीं ये हादसा जानबूझकर तो नहीं कराया गया। बिहार में पकड़े गए कुछ लोगों के बयानों के बाद पाकिस्तान की आईएसआई और सैबोटाज तक की बातें होने लगीं। मामला इतना गंभीर हुआ कि एनआईए को भी जांच में लगाया गया। अब सवाल सिर्फ खराब पटरी का नहीं था, सवाल ये था कि क्या करीब 150 मौतों के पीछे किसी इंसान का हाथ था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो ये कहानी भी टिक नहीं पाई। एनआईए के लिए हादसे की तकनीकी जांच करने वाले आईआईटी कानपुर के जानकारों को पटरी पर किसी धमाके या जानबूझकर की गई बड़ी छेड़छाड़ का सबूत नहीं मिला। साबोटाज की बात साबित नहीं हो सकी। यानी अब फिर वही सवाल सामने खड़ा था, अगर किसी ने पटरी से छेड़छाड़ नहीं की थी तो हादसे की जड़ आखिर कहां छिपी थी? इसका सबसे अहम जवाब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीआरएस की तकनीकी जांच से निकला। जांच ने उस शुरुआती सोच को पलट दिया कि हादसा बस पहले से टूटी पटरी की वजह से हुआ था। सबूत कहानी को वापस उसी S1 कोच की तरफ ले जा रहे थे जहां से हादसे से पहले भारी और अजीब आवाज सुनने की बात सामने आई थी। अब शुरुआत में छोड़ा गया वो छोटा सा सुराग अचानक बेहद अहम हो चुका था। सीआरएस की जांच के मुताबिक S1 कोच के हेडस्टॉक वाले हिस्से में बुरी तरह जंग लगी हुई थी। वहां वेल्डिंग का एक हिस्सा कोरोशन की वजह से जवाब दे गया। इसके बाद हेडस्टॉक का हिस्सा नीचे गिरकर पटरी में जा फंसा। सोचिए, करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती ट्रेन के नीचे अचानक उसी ट्रेन का टूटा हुआ भारी हिस्सा रास्ते की बेहद खतरनाक रुकावट बन गया। यही वो जवाब था जिसे हम शुरुआत से तलाश रहे थे और इस खुलासे ने हादसे को और भी परेशान करने वाला बना दिया। एनआईए की जांच में सैबोटाज साबित नहीं हुआ, जबकि सीआरएस की तकनीकी जांच इस हादसे की संभावित वजह S1 कोच में हुई मैकेनिकल फेलियर तक लेकर गई। जंग और कमजोर वेल्डिंग ऐसी चीजें थीं जो एक रात में पैदा नहीं हुई थीं। हादसे के बाद रेल सुरक्षा, पुराने डिब्बों की हालत और उनकी जांच पर गंभीर सवाल उठे। 2 दिन के अंदर पटरियां ठीक करके रास्ता फिर खोल दिया गया, मगर जिन परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी उनके लिए वो सफर वहीं खत्म हो गया था। इंदौर पटना एक्सप्रेस को बिखरने में सिर्फ चंद सेकंड लगे थे, मगर जांच, जंग और कमजोर वेल्डिंग तक पहुंची वो चंद सेकंड में पैदा नहीं हुई थी। और शायद इस हादसे की सबसे डरावनी बात यही है, कई बार तबाही उस पल शुरू नहीं होती जब हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बहुत पहले खामोशी से जन्म ले चुकी होती है और जब उसका शोर सुनाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
अगर आपको ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और गुरु ऑफ आओ को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस हादसे की पूरी हकीकत जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।